नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बीएसटीसी एग्जाम 2024 की बेहतर तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। और इसी तैयारी को और मजबूत और शानदार और दमदार बनाने के लिए हम कर रहे हैं संपूर्ण हिंदी। क्या कर रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों? संपूर्ण हिंदी के वे क्वेश्चन कर रहे हैं जो बीएसटीसी के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और बीएसटीसी के एग्जाम में पूछे जाने की सर्वाधिक संभावना है। और इन्हीं क्लासों से जब हमारी 4 क्लासें हुई थी ना, तब हुआ था पीटीटी का एग्जाम और इन 4 क्लासों में से ही आपसे क्वेश्चन पूछ लिए गए थे पीटीटी के एग्जाम में। तो आज की हमारी 14 नंबर क्लास रहने वाली है, जब यानी बीएसटीसी का एग्जाम होगा। यानी बीएसटीसी के एग्जाम में तो इन्हीं क्लासों में से पूछे जाने और आपके कितने क्वेश्चन आने हैं पीटीटी की तरह में। आपको कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? यहां पर 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 90 नंबर के पूछे जाएंगे। किसके? हिंदी की बात करें तो 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 90 नंबर के पूछे जाएंगे। और टॉपिक की बात करें तो संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, मुहावरे, लोकोक्तियां, वाक्यांश के लिए एक शब्द की बात करें या फिर बात करें प्यारे विद्यार्थियों शब्द निर्माण की या बात करें शब्द शुद्धि की, यानी इन टॉपिकों से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और वही टॉपिक हम सारे के सारे टॉपिक कर रहे हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही मजेदार तरीके से। तो चलिए मोटिवेशन के साथ आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। और मोटिवेशन क्या है हमारा? तुम बैठे रहो किस्मत के भरोसे, तुम बैठे रहो किस्मत के भरोसे, यहां तो दिन रात मेहनत चल रही है। कोई बैठे है ना कि अब बीएसटीसी में तुक्के लगा के आ जाएंगे, उनके लिए ये लाइनें हैं। तुम बैठे रहो किस्मत के भरोसे, यहां तो दिन रात मेहनत चल रही है। हार कैसे मान लूं यार, जब जीत का इंतजार मेरी मां कर रही है। जी हां प्यारे साथियों, मां की शक्ति के साथ चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपकी जीत का इंतजार आपकी मां कर रही है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, हमारा समास टॉपिक के पहले हम क्वेश्चन करने वाले हैं। और क्वेश्चन नंबर देखिए समास का 111 नंबर क्वेश्चन। तो 110 क्वेश्चन तक हम सभी क्वेश्चन कर चुके हैं, वो चाहे समास के हो, संधि के हो, उपसर्ग के हो, प्रत्यय के हो, मुहावरे हो, लोकोक्ति हो। यानी 111 नंबर से आज की क्लास हम स्टार्ट करने वाले हैं। और बात करें 1 नंबर क्वेश्चन की, क्या है कि किस विकल्प के सभी शब्द, किस विकल्प के सभी शब्द अव्ययभाव समास के उदाहरण है। कौन से समास की बात हो रही है? अव्ययभाव समास की बात हो रही है। और आपको बता रखा है कि अव्ययभाव समास कौन सा होता है? जिसका पहला पद क्या होता है? प्रधान होता है। जिसका पहला पद प्रधान होता है। और बात करें जिसका पहला पद क्या हो प्यारे विद्यार्थियों? उपसर्ग हो। पहला पद क्या हो? उपसर्ग हो। और बात करें जिसका पहला पद क्या हो? पहला ही पद अव्यय हो। पहला ही पद क्या हो? अव्यय हो। उस समास को क्या कहते हैं? अव्ययभाव समास कहते हैं। तो देखिए कौन कौन से एग्जाम्पल दे रखे हमें। रसोई घर, मनचाहा, गिरगिट। क्या इसमें पहला पद उपसर्ग है? नहीं है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा एकदम गलत। फिर देखिए 2 नंबर, फिर पहला देखिए यथाशक्ति, फिर देखिए आ धन जीवन, फिर देखिए नीडर, यानी नी उपसर्ग है, इसमें आ उपसर्ग और यथा यहां पर अव्यय हो गया। यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। यानी जिसका पहला पद प्रधान होता है, जिसका पहला पद उपसर्ग होता है, जिसका पहला पद अव्यय हो, कौन सा समास कहलाता है? अव्ययभाव समास कहलाता है। कौन सा समास कहलाता है? अव्ययभाव समास कहलाता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं आज के। और क्या है आज का क्वेश्चन नंबर 2? भयाकुल। क्या? भयाकुल का सामासिक विग्रह क्या है? भयाकुल का सामासिक विग्रह क्या है? तो देखिए भय से रहित, भय से युक्त, या भय से आकुल, या भय से भीत। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भय से आकुल। क्या हो जाएगा? भय से आकुल। भयाकुल कहलाता है इसका सामासिक विग्रह। क्वेश्चन नंबर 113। और अभी आपको बताया है वही क्वेश्चन है, यानी रिपीट हो चुका है क्वेश्चन है। और क्या है? किस शब्द में अव्ययभाव समास नहीं है? अव्ययभाव समास किसे कहेंगे? जिसका पहला पद प्रधान होता है, जिसका पहला पद उपसर्ग होता है, और बात करें जिसका पहला ही पद क्या हो? अव्यय हो। ये निशानी होती है अव्ययभाव समास की। तो देखिए आमरण, इसमें आ उपसर्ग आ रहा है, यानी ये तो अव्ययभाव समास
है। यथा साध्य, इसमें यथा आ रहा है तो ये भी क्या है प्यारे विद्यार्थियों, अव्ययीभाव समास है। फिर देखिए सरम साध्य, क्या है सरम साध्य, इसमें न तो पहला पद उपसर्ग है न ही पहला पद अवयव है, तो बात करें इसमें कौन सा समास हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर सी में अव्ययीभाव समास नहीं होगा। और यही हमें पूछा है कि अव्ययीभाव समास नहीं है तो सरम साध्य में अव्ययीभाव समास नहीं है। बोले तो ऑप्शन नंबर डी की बात करें, आ जन्म, तो इसमें आ उपसर्ग है यानी इसमें भी अव्ययीभाव समास है। तो 1 नंबर 2 नंबर और 4 नंबर में तो अव्ययीभाव समास है, लेकिन 3 नंबर ऑप्शन जो हमें दे रखा है उसमें क्या नहीं है, अव्ययीभाव समास नहीं है। यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 114, क्या है क्वेश्चन नंबर 114, निशाचर का समास विग्रह कौन सा होगा। निशाचर का समास विग्रह बताने, निशा का विचार या निशा में विचार या निशा के लिए विचरने वाला या निशा में विचरण करने वाला। तो निशाचर का क्या हो जाएगा, निशा में विचरण करने वाला। बोले तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। निशाचर का समास विग्रह क्या हो जाएगा, निशा में विचरण करने वाला। क्वेश्चन नंबर 115, और क्या है क्वेश्चन नंबर 115, कठफोड़वा कौन से समास का उदाहरण है, ये हमें बताना है। कठफोड़वा, काठ को फोड़ने वाला, काठ को फोड़ने वाला यानी कठफोड़वा, काठ को फोड़ने वाला। कठफोड़वा यानी को की विभक्ति आ रही है, कर्ता ने कर्म को यानी कर्म तत्पुरुष समास। कौन सा समास हो गया, कर्म तत्पुरुष समास हो गया, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। द्विगु समास किसे कहते हैं, जिसका पहला पद क्या हो प्यारे विद्यार्थियों, संख्यावाची हो, द्विगु समास कहलाता है। कर्मधारय समास किसे कहेंगे, जिसमें विशेषण आ जाए, क्या आ जाए, जिसमें विशेषण आ जाए उसे क्या कहते हैं, कर्मधारय समास कहते हैं। और द्वंद्व समास किसे कहेंगे, जिसमें द्वंद्व होता हो, यानी युद्ध करवा देंगे हम, तो ये हम ट्रिक है हमारी। द्वंद्व क्या होगा, जिसमें युद्ध करवाए, जिसमें क्या बात करें दोनों पद प्रधान होते हैं, द्वंद्व समास कहलाता है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 116 नंबर क्वेश्चन क्या है, राह खर्च का सही सामासिक विग्रह निम्न में से कौन सा है। राह खर्च का, राह में खर्च या राह के लिए खर्च या राह पर खर्च या राह दे खर्च, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, राह खर्च का राह के लिए खर्च। क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, राह के लिए खर्च हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 117, और क्या है क्वेश्चन नंबर 117, त्रिफला शब्द में किस समास का उदाहरण है, यानी त्रिफला शब्द कौन से समास का उदाहरण है। तो देखिए इसका पहला पद क्या रहा है, त्रि बोले तो प्यारे विद्यार्थियों तीन यानी तीन फल, यानी पहला पद क्या आ गया, संख्यावाची आ गया। क्या आ गया, पहला पद क्या आ गया, संख्यावाची आ गया। और जिसका पहला पद संख्यावाची हो वो कौन सा समास होता है, द्विगु समास होता है। कौन सा समास होता है, द्विगु समास होता है। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, द्विगु समास इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 118, यथाशक्ति शब्द किस समास का उदाहरण है। देखिए यथा क्या आ गया, पहला पद है यथा आ गया, और जिसका पहला पद यथा आ जाए उसमें कौन सा समास होता है, अव्ययीभाव समास होता है। बोले तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 119 देखिए, क्या है क्वेश्चन नंबर 119, रेल भाड़ा। क्या, रेल भाड़ा शब्द किस समास का उदाहरण है, बहुब्रीहि समास, अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास या कर्मधारय समास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास। बोले तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, रेल भाड़ा में तत्पुरुष समास हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 120 क्या है, 120 नंबर क्वेश्चन है, और समास टॉपिक का आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन रहने वाला है। यानी आज हम समास के कितने क्वेश्चन और कर लेंगे, 10 क्वेश्चन कर लेंगे। इसके बाद हम मुहावरे और लोकोक्तियों के करेंगे, उसके बाद हम किसके करेंगे, उपसर्ग और प्रत्यय के, उसके बाद वाक्यांश के लिए एक शब्द के करेंगे, और उसके बाद संधि के 10 क्वेश्चन करेंगे। यानी हम डेली कितने क्वेश्चन करते हैं, 50 क्वेश्चन करते हैं। तो ये क्वेश्चन देखिए, पाप पुण्य शब्द में किस समास का उदाहरण है। देखिए अभी आपको बताया था
क्या करवाना है हमें? युद्ध करवाना है। एक तरफ तो क्या हो गया? पाप हो गया, और दूसरी तरफ क्या हो गया? द्वंद्व हो। पाप हो गया और दूसरी तरफ क्या हो गया? पुण्य। इनके बीच क्या होता है? युद्ध होता है, यानी इसमें द्वंद्व होगा। क्या होगा? द्वंद्व हो जाएगा, यानी द्वंद्व समास हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। पाप और पुण्य, पाप और पुण्य में कौन सा हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। माता पिता में कौन सा समास हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। इसी प्रकार हम अनेकों एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं जिसमें और विभक्ति आ जाए बीच में। कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास होता है। बोले तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। अब आते हैं मुहावरे और लोकोक्तियों पर। क्या है मुहावरे और लोकोक्तियों की बात करें तो देखिए 110 नंबर क्वेश्चन तक हम कर चुके हैं। उसके बाद देखिए जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस। लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? शक्तिशाली आदमी मूर्ख होता है, शक्ति संपन्न आदमी अपना काम बना लेता है। बिल्कुल सही है, शक्ति संपन्न आदमी क्या कर लेता है? अपना काम बना लेता है, यानी जिसकी लाठी होती है ना उसकी भैंस होती है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, बोले तो शक्ति संपन्न आदमी अपना काम बना लेता है। बोले तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 112 क्या है? दिए गए विकल्पों में रेखांकित अंश के लिए उचित अर्थ का चयन कीजिए। वही योजनाएं आज डंके की चोट पर लागू हो रही है जिन पर कभी उंगली उठाई जाती थी, यानी जो जिन पर पहले उंगलियां उठाई जाती थी ना, वही योजना आज लागू की जा रही है। यानी बुराई या अनिष्ट चाहना, बहुत दिनों बाद दिखाई देना, या बदनाम करना, या दोषारोपण करना, या दूसरों को नीचा दिखाने का प्रयास में सव्य नीचा दिखाना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, बदनाम करना या दोषारोपण करना इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 113, और ये तो आपने बहुत बार ही सुना होगा, घरों में भी सुनने को मिलता है। तू डाल डाल मैं पात पात, क्या? तू डाल डाल मैं पात पात। लोकोक्ति का क्या अर्थ है? दोनों विद्वान, दोनों तवज्ञ, या दो एक से बढ़कर मूर्ख, या एक से बढ़कर दूसरा चालाक। यानी एक तो चालाक है ही है, उससे बढ़कर भी दूसरा चालाक है, यानी तभी तो कहते हैं ना तू डाल डाल मैं पात पात। तू डाल डाल मैं पात पात, बोले तो ऑप्शन नंबर डी, एक से बढ़कर दूसरा चालाक सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 114, और क्या है क्वेश्चन नंबर 114? दिए गए मुहावरे का अर्थ ज्ञात कीजिए। उधेड़ बुन में पड़ना, उधेड़ बुन में पड़ना, असंभव कार्य करना, सोच विचार में पड़ना, या बेवकूफ बनाना, या मना करना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? सोच विचार में पड़ना, उधेड़ बुन में पड़ना सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 115 क्या है? यह मुंह और मसूर की दाल। लोकोक्ति का अर्थ बताइए। या आप कह दें ओ मुंह लिया फिर मसूर की दाल लेना, तो फिर यानी मुंह तो बैंक है चिणांगी दाल पर को, मुंह तो किस है चिणांगी दाल पर को, लियावा किसी है मसूर की दाल। प्यारे विद्यार्थी, क्योंकि मसूर की दाल चिणांगी दाल से महंगी होती है। इसी कहानी मान लीजिए हमें याद ही करना है, इसी तरीके से याद कीजिए। मुंह तो बैंक किस है चिणांगी दाल खान पर को, और लियावा की है मसूर की दाल। लोकोक्ति का अर्थ बताइए। मजबूरी में आदमी सब कुछ करता है, नहीं मजबूरी में आदमी सब कुछ नहीं करता। उसे क्या मजबूरी मसूर की दाल लाने का? उसके पास तो पैसे ही नहीं है। केवल ऊपरी दिखावा, पुराना गौरव समाप्त, अपनी औकात से बढ़कर होना या करना। यहां अपनी औकात से बढ़कर काम कर रहा है वो या होना। प्यारे विद्यार्थियों, ऑप्शन नंबर डी। खान की औकात क्या है? चिणांगी दाल, और खान के लाग रहे हैं मसूर की दाल। इस तरीके से आप याद कर सकते हो इसे, अपनी औकात से बढ़कर होना या करना। क्वेश्चन नंबर 116 क्या है? मुहावरे का सही अर्थ नहीं है। क्या नहीं है? सही अर्थ नहीं है, ये हमें बताना है। कलेजे पर पत्थर रखना, धैर्य धारण करना, बिल्कुल सही है। देखिए एक क्वेश्चन आपको यहां पर करवा दिया गया। 2 नंबर क्वेश्चन, खटाई में डालना, उलझन पैदा करना, बिल्कुल सही है। नकेल हाथ में होना, किसी की आपके हाथ में नकेल है तो वो आसानी से चोरी कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। यानी ऑप्शन नंबर सी हमें गलत दे रखा है। नकेल हाथ में होना, आसानी से चोरी करना गलत दे रखा है। और जैसे नागनाथ है वैसे सांपनाथ, यानी 2 नीच व्यक्तियों में से किसी को अच्छा नहीं कहा जा सकता। 2 नीच व्यक्तियों में से किसी को अच्छा नहीं कहा जा सकता, ये भी बिल्कुल सही है। यानी इस क्वेश्चन में आपको 3 मुहावरे पता चले हैं। एक तो कलेजे पर पत्थर
साथ रखना, धैर्य धारण करना, खटाई में डालना, उलझन पैदा करना, और जैसे नागनाथ है वैसे सांपनाथ। बोले तो दो नीच व्यक्तियों में किसी काम को अच्छा नहीं कहा जा सकता। और इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 117, माथा ठोक लेना। कई बार आप ठोका नहीं, ठोक के दिखाऊंगे। लो प्यारे विद्यार्थियों, माथा ठोक लेना मुहावरे का सही अर्थ है पीड़ा होने पर भी सिर पकड़ कर बैठना गलत है। यहाँ थोड़ी है कि सिर दुखन लाग रहे थे सिर पकड़ के बैठते हो, दुर्घटना की आशंका होना गलत, दीनता पूर्वक कार्य करना गलत है, और बदकिस्मती के कारण दुखी बिल्कुल सही है। बार बार एग्जाम देकर आ रहे हो और आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, क्या बदकिस्मत के कारण, क्या बदकिस्मत के कारण आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तब आप दुखी हो तो माथा पकड़ लेते हो कि एक रूम में तो सिलेक्शन ही कौन है। यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। ये मुहावरे हम इसी भाषा में यूज करेंगे ना तो जल्दी समझ में आएंगे, ऐसे नहीं कि आपको पढ़ा दिया गदा गदर याद हो जाए ना। मुहावरा लोकोक्तियां देसी भाषा में थोड़ा सा देखो, एक हाथ से ताली नहीं बजती, बजा के दिखा दो बाजा तो कई बजा देगा, कोई खड़े ही मारेगो कोई खड़े ही मारेगो, लेकिन एक हाथ से ताली नहीं बजती। प्यारे विद्यार्थियों देखिए, एक हाथ में शक्ति नहीं होती, ये तो गलत है क्योंकि दूसरे हाथ में क्या शक्ति नहीं है। मित्रता दोनों ओर से होती है, ये भी नहीं होगा। एक ओर से झगड़ा कभी नहीं होता, बिल्कुल सही है, एक ओर से झगड़ा कभी नहीं होता। झगड़ा होता है ना तो दोनों का खोट होता है, एक का खोट कभी नहीं होता। दूसरे ने भी कुछ ना कुछ बात कही है और उसने भी कुछ ना कुछ बात कही है, तभी तो झगड़ा हुआ है। अगर एक साथ बैठा रहता है ना तो कभी झगड़ा नहीं होता, यानी एक हाथ से ताली कभी नहीं बजती। बोले तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 119, और क्या है क्वेश्चन नंबर 119? अधजल। पहले क्वेश्चन को पढ़िए, लोकोक्ति का सही अर्थ नहीं है, सही अर्थ नहीं है वो बताना है। अधजल गगरी छलकत जाए, अधजल गगरी छलकत जाए, यानी ओछा आदमी अधिक इतराता है, या बात करे कम गुणी और अधिक दिखावा, यानी गुणी तो बहुत कम है लेकिन दिखावा बहुत ज्यादा, यानी अधजल गगरी छलकत जाए, ये तो बिल्कुल सही देर का है। आंख का अंधा नाम नयन सुख, यानी आंख दिखे को नहीं नाम के लिख रखे उसको नयन सुख कहते हैं। क्या कहते हैं? नयन सुख, यानी गुणों के विपरीत नाम होना बिल्कुल सही है। लंबा टिक्का मधुरी बानी, दगेबाजी की यही निशानी। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, लंबा टिक्का मधुरी बानी, दगेबाजी की यही निशानी, यानी पाखंडी हमेशा दगाबाज होते हैं। और फिर देखिए, हथेली पर दही नहीं जमता, यानी आसान कार्य जल्दी हो जाता है। ये कैसे हुआ? हथेली पर दही नहीं जमता और आप आगे कह रहे हो कि आसान कार्य जल्दी हो जाता है। हथेली पर दही कभी जमे? कौन जमा हथेली पर दही तावड़ो सो, यानी आसान कार्य जल्दी हो जाता है, ये गलत देर का में, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, जिसमें सही लोकोक्ति का प्रयोग नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर 120, और मुहावरे और लोकोक्तियों का अंतिम क्वेश्चन क्या है? दिए गए विकल्पों में से वसंत की कोकिल होना, किसकी कोकिल होना? वसंत की कोकिल होना। मुहावरे का अर्थ विकल्प का चयन कीजिए। तो प्रभुता स्वीकार करना या वैभवशाली का गुणगान करने वाला। जी हाँ, वैभवशाली का गुणगान करने वाला, यानी वैभव कौन हो गया? यहाँ पर वसंत हो गया, और गुणगान करने वाली कौन हो गई? कोकिल हो गई। कौन हो गई? कोकिल, यानी वैभवशाली का गुणगान करने वाला वसंत की कोकिल होना। बोले तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये थे हमारे मुहावरे और लोकोक्तियों के 10 क्वेश्चन। ऊपर हमने किसके क्वेश्चन किए थे? समास टॉपिक के क्वेश्चन कर लिए थे। अब आते हैं हम उपसर्ग और प्रत्यय पर। और क्वेश्चन नंबर 1, किस शब्द में वी उपसर्ग नहीं है? क्या नहीं है? वी उपसर्ग नहीं है। तो देखिए, वी धन कलप, ठीक है, कलप मूल शब्द होता है। वी धन कास, विकास इसमें भी है। वी धन दित, वी धन दित, दित कोई मूल शब्द नहीं होता। वी धन तान, वितान बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, विदित हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 112, और क्या है क्वेश्चन नंबर 112? इनमें से किस शब्द में नी उपसर्ग है? कौन सा उपसर्ग है? नी उपसर्ग। तो देखिए, नी धन रूपण, नी धन रूपण पहला ही बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि हमें नी उपसर्ग पूछा है तो पहले में भी है नी
नी उपसर्ग, बोले तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 113, क्या है 113? किस शब्द में अव उपसर्ग नहीं है? कौन सा अव उपसर्ग नहीं है? तो देखिए, अवधन सर ठीक है, अवधन दी ठीक है, अवधन नति बिल्कुल सही है, लेकिन अवधन से, ये से क्या होता है? यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 114, क्या है? किस शब्द में इंदा प्रत्यय नहीं है? तो देखिए, पर धन इंदा परिंदा, पर धन इंदा परिंदा, फिर देखिए शर्म धन इंदा, शर्म धन इंदा शर्मिंदा, फिर देखिए अगला गोविंद, गोविंद धन इंदा नहीं होता प्यारे विद्यार्थियों, फिर तो क्या बन जाएगा? गोविंद धन इंदा करेंगे तो गोविंदंदा, गोविंद दिदा, देखिए नाम भी नहीं आएगा, यानी इसका सही आंसर गोविंदा है, जिसमें इंदा प्रत्यय बिल्कुल नहीं है। और कारिंदा में देखिए कार धन इंदा कारिंदा, बिल्कुल सही है। 1, 2 और 4 में तो इंदा प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी में क्या नहीं हुआ? इंदा प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर 115, किस शब्द में ईन प्रत्यय नहीं है? कौन सा ईन प्रत्यय नहीं है? विलीन में, रंगीन में, शौकीन में या नमकीन में? तो देखिए, नमक धन ईन नमकीन, शोक धन ईन शौकीन, रंग धन ईन रंगीन, लेकिन विल धन ईन नहीं होता, क्योंकि विल नहीं होता। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विलीन में ईन प्रत्यय नहीं है। क्वेश्चन नंबर 116, किस शब्द में गार प्रत्यय? सबा धनगार, कारा धनगार, सनाना धनगार, और बात करें याद धनगार, तो किस शब्द में गार प्रत्यय प्यारे विद्यार्थियों? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर, यादगार। क्या हो जाएगा? यादगार में याद तो मूल शब्द हो जाएगा और गार क्या हो जाएगा? प्रत्यय हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 117, किस शब्द में इष्ट प्रत्यय नहीं है? कौन सा इष्ट प्रत्यय? तो गरिष्ठ, घनिष्ठ, धर्मनिष्ठ और कनिष्ठ, तो किसमें नहीं है? धर्मनिष्ठ में नहीं है। किसमें? धर्मनिष्ठ में इष्ट प्रत्यय नहीं है, और सभी में है प्यारे विद्यार्थियों, यानी इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। धर्मनिष्ठ में इष्ट प्रत्यय नहीं है। किस शब्द में वर प्रत्यय नहीं है? कौन सा प्रत्यय? वर प्रत्यय नहीं है। तो ताकत धनवर ताकतवर, मान्य धनवर मान्यवर, जोरा धनवर और कदा धनवर, तो किसमें नहीं है? ऑप्शन नंबर बी में, मान्य धन वर में। मान्य धन वर में वर प्रत्यय नहीं है, क्योंकि मान्यवर अपने आप में क्या है? मूल शब्द है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 119, क्या है क्वेश्चन नंबर 119? क्वेश्चन नंबर 119 है हमारा, किस शब्द में इल प्रत्यय? कौन सा इल प्रत्यय नहीं है? तो स्नेह धन ईल, स्नेह धन ईल की बात करें तो स्नेहिल हो जाएगा, इसमें तो इल प्रत्यय है। फिर देखिए धूम धन ईल, धूम धन ईल धूमिल, इसमें भी ईल प्रत्यय हो गया। फिर देखिए रोम धन ईल, रोम धन ईल, इसमें रोमिल यानी इल प्रत्यय हो जाएगा, लेकिन द्रुम, द्रुम धन इल नहीं होता, बोले तो ऑप्शन नंबर डी हमें क्या दे रखा है? गलत दे रखा है, जिसमें इल प्रत्यय नहीं है। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट देखिए, क्या है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट? किस शब्द में ईत प्रत्यय नहीं है? ईत प्रत्यय अमित में, फलित में, पुष्पित में, कंटकित में, तो ये क्वेश्चन तो आपको 2-3 बार करवा दिया, तो इसका सही आंसर अमित हो जाएगा, बोले तो ऑप्शन नंबर ए, ईत प्रत्यय नहीं है किसमें? अमित में। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो देखिए वाक्यांश के लिए एक शब्द की बात करें, क्वेश्चन नंबर 1, अगोचर शब्द किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है? कौन सा शब्द है? अगोचर, जो इंद्रियों द्वारा प्रत्यक्ष न हो, जिसका पता मालूम न हो, जिसको पार करना मुश्किल हो, या जिसको नाप जोख न किया जा सके, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जो जिन इंद्रियों द्वारा क्या हो? इंद्रियों द्वारा प्रत्यक्ष न हो, अगोचर कहलाता है, बोले तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 112, क्या है क्वेश्चन नंबर 112? जो साथ में पढ़ा हो, जो साथ में पढ़ा हो, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द बताइए। और आपके साथ पढ़ा है वो आपका क्या है? सहपाठी। क्या है? सहपाठी है प्यारे विद्यार्थी, यानी सह माने साथ और पाठी माने पढ़ने वाला, जो साथ में पढ़ता उसे क्या कहते हैं? सहपाठी कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 113,
जिसने मृत्यु को जीत लिया हो, जिसने मृत्यु को जीत लिया हो के लिए सार्थक शब्द बताइए। मृत्युंजय, जी हाँ, मृत्यु धन जय। और देखिए मृत्युधन जय की बात करें यानी जिसने मृत्यु को जीत लिया हो, मृत्युंजय कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 114, दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा के लिए सार्थक, ये कौन सी है? उत्तर। ये कौन सी? दक्षिण। ये पूर्व, ये पश्चिम। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम के, यहां पर बात करें दक्षिण पश्चिम की, यानी इस दिशा को क्या कहते हैं ये हमें पूछा है। इंसान कौन कहते हैं? अगण्य या नेतृत्व या वायव्य? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नेतृत्व हो जाएगा। बोले तो ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 115, और क्या 115 नंबर क्वेश्चन, हर समय दूसरों की कमियां ढूंढने वाला, यानी खुद मत कमी की कोनी और दूसरा में सारा में कमी, यानी ना रे बो बे में बो इये बो इये बो इये बस, यानी दूसरों में कमियां ढूंढने वाला वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या होगा? छिंद्रान्वेषी, चुगलखोर, दुष्ट, आलोचक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, छिंद्रान्वेषी। क्या हो जाएगा? छिंद्रान्वेषी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। बुरे भाव से की गई संधि, बुरे भाव से की गई संधि को क्या कहते हैं? तो दुर्भी संधि कहते हैं, या चंद संधि कहते हैं, कूट संधि कहते हैं, या दुष्ट संधि कहते हैं। तो इसे कहते हैं दुर्भी संधि। बोले तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? दुर्भी संधि इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है? घूमने फिरने वाला साधु, घूमने फिरने वाला साधु, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? घूमने फिरने वाले साधु को क्या कहते हैं? योगी कहते हैं, तपस्वी कहते हैं, श्रमण कहते हैं, या परिवारजक कहते हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? परिवारजक। बोले तो ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। और ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन तो लगभग तीसरी चौथी बार आए हैं कि वह साहित्य जिसमें गद्य और पद्य दोनों मिश्रितों के लिए सार्थक शब्द कौन सा होता है? गद्य काव्य, या चंपू काव्य, या गद्य गीत, या मिश्रित काव्य? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चंपू काव्य। क्या हो जाएगा? चंपू काव्य इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 119 क्या है? क्वेश्चन नंबर 119, 119 नंबर क्वेश्चन है हमारा, मानसिक भाव छिपाने, मानसिक भाव छिपाने वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है, यानी जो मानसिक भाव छिपाता है उसके लिए असूया, अमर्ष, अवहीनता, या बात करें अक्सधूर्त। तो इसका सही आंसर अवहीनता हो जाएगा। बोले तो ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, अंतिम क्वेश्चन है हमारा वाक्यांश के लिए एक शब्द का जिसको थोड़ा ज्ञान हो, थोड़ा मोटो ज्ञान हो बन के कहा पा अल्पज्ञ का। क्या कहा? अल्पज्ञ, यानी इन थोड़ो ज्ञान है, ज्यादा ज्ञान को नहीं, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। जिसको थोड़ा ज्ञान हो अल्पज्ञ कहलाता है। ये हो गए 10 क्वेश्चन और वाक्यांश के लिए एक शब्द। अब आता है आज का हमारा अंतिम टॉपिक जिसके हम 10 क्वेश्चन करने वाले हैं, संधि। कौन सा? संधि टॉपिक आता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1, उत धन नयन की संधि क्या है? तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कौन सी संधि है। ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। कौन संधि का उदाहरण है? व्यंजन संधि का उदाहरण है। और क्या देर का है? तय के बाद कौन सा वर्ण आ रहा है? न। कौन सा वर्ग आ रहा है? न की बात करें, अगर तय के बाद न आ जाए तो जो आगे दे रखा है, यानी धन के आगे जो अक्षर दे रखा है, जो अंक दे रखा है, जो शब्द दे रखा है, उसका आगमन हो जाता है, यानी तय का लोप हो जाता है और उसी का ही आगमन हो जाता है, यानी उन्नयन हो जाएगा इसका सही संधि विच्छेद। क्या हो जाएगा? उन्नयन। देखिए वही आ गया ना इससे पहले, तो उन्नयन। तो ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। और व्यंजन संधि का ये उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 112 क्या है? क्वेश्चन नंबर 112, व्यस्त का संधि विच्छेद कीजिए। देखिए यह से पहले आपको क्या देखने को मिला रहा है? आधा अक्षर देखने को मिल रहा है। तो कौन सी संधि का उदाहरण हो जाएगा? ये यण संधि का उदाहरण। कौन सी संधि? यण संधि का उदाहरण हो जाएगा। चलिए संधि विच्छेद करते हैं। तो वी धन अस्त। क्या हो जाएगा? वी धन अस्त हो जाएगा इसका सही संधि विच्छेद। क्यों? क्योंकि यहां पर छोटी ई है और यहां पर क्या है? ए। जब छोटी ई और ए का क्या होता है? योग होता है। तो ई के स्थान पर किसका आगमन हो जाता है? ये का आगमन
हो जाता है। किसका आगमन हो जाता है? ये का आगमन हो जाता है। देखिए वी धन ई, वह तो आधा बन जाएगा और ई की जगह ये आ गया, ये आधा है तो ए के साथ जुड़कर पूरा ये हो जाएगा और सहत है यानी व्यस्त इसका सही हो जाएगा। सही वी धन अस्त, व्यस्त का सही संधि विच्छेद वी धन अस्त बोले तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 113, किस समय में वर्दी संधि वाला शब्द है? तो वर्दी संधि की क्या निशानी होती है? जिसमें डबल ए की मात्रा आए या डबल ओ की मात्रा आए, ये जिसमें मिल जाए ना उसमें वर्दी संधि होती है। देखिए हिमधन आले, इसमें तो दीर्घ संधि हो गई यानी ये तो गलत ही हो गया ऑप्शन। फिर देखिए नरेश, महेश, महोत्सव, इसमें तो कौन सी संधि है? गुण संधि हो जाएगी। कौन सी? गुण संधि हो जाएगी। फिर देखिए सदैव, फिर देखिए वनौषधि, फिर देखिए एकक, देखिए डबल मात्राएं आ रही है ऊपर यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। और इसमें कौन सी है? नयन, गायक, पवन में इसमें तो अयादी संधि है। कौन सी संधि है? अयादी संधि है। और आपको पता चल चुका होगा कि वर्दी संधि के उदाहरण ऑप्शन नंबर सी में दे रखे हैं। कौन से में? ऑप्शन नंबर सी में। क्वेश्चन नंबर 114 और क्या है? निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो संधि विच्छेद वाला विकल्प है, जो सही संधि विच्छेद। और किसका करना है? सेन का करना है। और सेन में कौन सी संधि है? अयादी संधि। कौन सी संधि? अयादी संधि। और इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा? से धन अन, से धन अन, क्योंकि यहां पर क्या है? ए है। क्या है? ए। और ए के बाद ए आ जाए तो किसका आगमन हो जाता है प्यारे विद्यार्थियों? अय का आगमन हो जाता है। किसका? अय का आगमन हो जाता है। ये लीजिए अय का आगमन यानी से आधा था, ए जुड़कर पूरा से हो जाएगा। फिर ये आधा है, ये आधा है तो ए है तो पूरा से ये हो जाएगा और न का न आ जाएगा यानी सेन। इसका सही क्या हो जाएगा? से धन अन बोले तो ऑप्शन नंबर बी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 115, कौन सा 115? समधन विधान, संविधान, यह कौन सी संधि का उदाहरण है? तो देखिए समधन विधान यानी कौन सी संधि होगी? ये व्यंजन संधि का उदाहरण हो जाएगा बोले तो ऑप्शन नंबर बी। कौन सा? व्यंजन संधि का उदाहरण समधन विधान, संविधान। फिर भुर्जा का सही संधि विच्छेद करना है। किसका? भुर्जा का सही संधि विच्छेद करना है तो कीजिए भुर्जा का सही संधि विच्छेद। तो भूधन ऊर्जा, भूधन ऊर्जा इसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा। तो देखिए भूधन क्या हो जाएगा? भूधन ऊर्जा, भुर्जा का सही संधि विच्छेद हो जाएगा। यहां पर ऊ तो क्या है? छोटा, उसके बाद बड़ा आ रहा है तो किसका आगमन हो जाएगा? बड़े ऊ का आगमन हो जाएगा। ये देखिए भूधन ऊर्जा इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भूधन ऊर्जा इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 117, क्या है 117 नंबर क्वेश्चन? पनघट का संधि विच्छेद है। पनघट का सही संधि विच्छेद हमें करना है तो कीजिए पनघट का। तो पनघट का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? पन, पन बोले तो पानी, क्या हो जाएगा? पानी धन क्या आ जाएगा? घट, पानी धने घट इसका सही आंसर हो जाएगा। पानी धने घाट क्या हो जाएगा? पानी धन घाट हो जाएगा, न कि घट प्यारे विद्यार्थियों। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए हमारा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सिंदूरमी। क्या? सिंदूरमी यानी सिंधु प्लस में उर्मी, क्या हो जाएगा? सिंधु धन उर्मी, सिंधु धन उर्मी इसका सही विच्छेद हो जाएगा। सिंधु धन उर्मी बोले तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सिंधु धन उर्मी का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिलकर क्या बना लेंगे? बड़ा ऊ बना लेंगे यानी सिंदूरमी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 119, क्या है? शब्द का संधि विच्छेद सही है ये हमें बताना है। तो रीत्यानुसार, रीत धन अनुसार, रीत धन अनुसार गलत दे रखा है क्योंकि यहां पर देखिए आ की ध्वनि आ रही है, यहां पर ए है। फिर देखिए वृष्टि और इसका सही आंसर वृह विसर्ग धन टी टिप दे रखा है, गलत दे रखा है। तो देखिए यहाँ पर टी और यहाँ पर टे की मात्रा है तो ये भी गलत। यशोभिलाषा यश धन अभिलाष, अभिलाष दे रखा है यानी ये भी गलत हो जाएगा। और महेश्वरीय की बात करें तो कौन सी संधि हो जाएगी? ये हो जाएगी वर्दी संधि। महाधन ऐश्वर्य महेश्वरीय बोले तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही दे रखा है में, महाधन ऐश्वर्य महेश्वरीय। क्वेश्चन नंबर 120,
क्या है, निम्न में से किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है? सचिवालय, सचिव, धन, आलय, युधिष्ठिर, युद्ध, धन, इष्ट नहीं होता, स्थिर होता। क्या होता? स्थिर होता। यहां पर तब सही होता, यानी ये हमें गलत दे रखा और यही हमें पूछा है कि कौन सा संधि विच्छेद सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये थे हमारे किसके क्वेश्चन? ये क्वेश्चन थे किसके? संधि के क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन देखिए, सिंदूरमी, सिंधु धन उर्मी, सिंधु धन उर्मी, इस प्रकार किया था हमने संधि विच्छेद। तो देखिए यहां पर ऊ क्या आ रहा है? छोटा ऊ आ रहा है, और यहां पर क्या आ रहा है? बड़ा ऊ आ रहा है। क्या आ रहा है? बड़ा ऊ, यानी छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिलकर क्या बना लेंगे? बड़ा ऊ बना लेंगे, यानी ये छोटा ऊ, ये बड़ा ऊ। तो ये देखिए इसका क्या हुआ है? वर्णों पर संधि हुई है। ऑप्शन नंबर बी हो जाता है इस क्वेश्चन का सही आंसर, और बी हमने किया था ऑप्शन नंबर बी। और देखिए पानी धन घाट, पानी पन घाट हो जाएगा संधि विच्छेद। और यहां पर देखिए भू धन ऊर्जा, भुर्जा का संधि सही संधि विच्छेद क्या होगा? भूर्जा का संधि विच्छेद। और तो भुर्जा का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? भूधन ऊर्जा, भूधन ऊर्जा। प्यारे विद्यार्थियों, इसका सही संधि विच्छेद तो यही होना चाहिए था, लेकिन यहां पर क्या दे रखा है? भूधन ऊर्जा। चलिए इसका सही आंसर मैं कमेंट बॉक्स में बता दूंगा। इसका सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 116 का। क्या 116 नंबर क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया जाएगा। बाकी हमारे सही अच्छे तरीके से क्वेश्चन कर लिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप सभी स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।